Hello बच्चों, welcome to the brand new lecture of your favorite channel Conceptual Learning. So आज की क्लास में या आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो जेई एडवांस का 2020 का पेपर 1 हुआ था उसका लास्ट सेक्शन सी या सेक्शन 3 जिसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज के 6 क्वेश्चंस थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन, पुट अ यूनिफॉर्म मीटर स्केल हॉरिजॉन्टली ऑन अ extended index finger with the left one at 0.00 centimeter and the right one at 90 centimeter. When you attempt to move both the fingers slowly towards the center, initially only the left finger slips with respect to the scale and the right finger does not. After some distance, the left finger stops and the right one starts slipping. Then the right finger stops at a distance of xr from the center of the scale and the left one starts slipping. This happens because of the difference in the frictional forces of the two fingers. If the coefficient of static dynamic friction between the fingers of scale are 0.4 and 0.32 respectively, the value of xr is. Now, इस particular question थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये, बट आपको समझना पड़ेगा हो क्या रहा है बेसिकली। अगर ये मेरे पास एक क्या है ये यूनिफॉर्म मीटर स्केल है तो मैंने इसको इस तरीके से रखा है और मैं इसको ये मूव कर रहा हूँ। देखिए क्या हो रहा है ये, तो मेरे पास बेसिकली मूवमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, आप देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। सो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ अ यूनिफॉर्म स्केल। सो जब मैं यूनिफॉर्म स्केल ड्रॉ करूंगा तो कुछ ऐसा स्केल देख लीजिए। ठीक है, यहां पे हमने कहा कि भाई ये वाली जो वैल्यू है ये सेंटर, ये x इज इक्वल टू 50 वाला पॉइंट है, करेक्ट। अब हमने कहा कि सबसे पहले हमने क्या कर रखा है, यहां पे अपनी एक इंडेक्स फिंगर रख रखी है और दूसरी इंडेक्स फिंगर हमने यहां पे रख रखी है। इस इंडेक्स फिंगर की दूरी सेंटर से कितनी है, 50 सेंटीमीटर, और इस इंडेक्स फिंगर की वैल्यू डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कहां पे रखा है, 90 पे रखा हुआ है, करेक्ट। मैं कह रहा हूं कि यहां पे अगर मैंने इंडेक्स फिंगर रख रखी है तो गारंटीड कुछ N1 नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऊपर की तरफ रहेगा, सिमिलरली यहां पर कुछ N2 नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऊपर की तरफ रहेगा, और मुझे यह भी पता है कि इस मीटर स्केल का mg नीचे की तरफ रहेगा। सो कैन आई राइट डाउन द फर्स्ट इक्वेशन व्हिच इज N1 प्लस N2 इज इक्वल टू mg, करेक्ट। अब मैं सेकंड टॉर्क इक्वेशन लिखने वाला हूं, ड्यू टू दीस फोर्सेस N1 एंड N2 अबाउट द सेंटर ऑफ मास। सो कैन आई राइट डाउन दिस एज N1 into 50 is equal to N2 into 40, इक्विलिब्रियम में है ये। So can I write down this as 5 times N1 is equal to 4 times N2? Let me call this as equation 2. अब by equation and by 1 and 2 क्या मैं N1 और N2 की वैल्यू लिख सकता हूं? ओके, कोशिश करते हैं। सो N1 की वैल्यू कितनी होगी, 4N2 by 5, राइट। सो 4N2 by 5 और इसको मैं सॉल्व करता हूं, 4N2 by 5 प्लस 1 वुड गिव मी 9 by 5, यानी यहां पे आ जाएगी 5 mg by 9। एंड सिमिलरली N1 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, कितनी आ जाएगी भाई, 4 by 5 यानी 4 mg by 9। देख लीजिए ये दोनों वैल्यूज आ गई। अगर आपको इतना समझ में आ गया, इफ यू आर क्लियर टिल दिस पॉइंट, तो हमें अभी के लिए N1 और N2 की वैल्यू पता चल गई। अच्छा, अभी कुछ और चीज निकालना चाहता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा क्या निकाल रहा हूं मैं कह रहा हूं कि यहां पे जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है किस पे, N1 पे, वो कितना है, वो है 0.4 टाइम्स N1, ठीक है। जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग सकता है N1 के कारण, दैट इज 0.32 N1। सिमिलरली क्या सेम चीज मैं लिख सकता हूं फॉर N2, स्टैटिक के लिए भी और काइनेटिक के लिए भी। क्या लिखेंगे भैया, वी वुड राइट डाउन दिस एज 0.4 N2 और काइनेटिक हम लोग लिखेंगे 0.32 N2। क्या ही समझ में आया। अब ये वाली वैल्यूज बहुत काम की है, क्यों, क्योंकि एक बार अगर हमारा फिंगर, इंडेक्स फिंगर मूव करने लग गया तो उस समय पे क्या लगेगा, तो क्या लगेगा उस पे, अगर एक बार फिंगर मूव करने लग गई तो लगेगा काइनेटिक, और अगर रुकी हुई है तो क्या लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। यहां तक एकदम क्लियर है। अगर यहां तक क्लियर है, सो लेट मी जस्ट प्रोसीड फर्दर। मैं कह रहा हूं, या क्वेश्चन इनफैक्ट बोल रहा है कि आफ्टर सम टाइम द लेफ्ट फिंगर स्टॉप्स एंड द राइट वन स्टार्ट स्लिपिंग। अब मैं कहता हूं कि मान लेते हैं कि जहां पर भी मेरी लेफ्ट फिंगर रुकी होगी वो पोजीशन होगी एक्सेल फ्रॉम द सेंटर, करेक्ट। अगर वो पोजीशन एक्सेल फ्रॉम द सेंटर होगी तो क्या उस पोजीशन पे मैं कहूंगा कि मेरा जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा था N1 पे,
वो बराबर हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन जो लग रहा है N2 पे। सो कैन आई राइट डाउन कि N1 पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा था कितना लग सकता है भाई 0.32, वो किसके बराबर हो जाएगा N2 पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है विच इज 0.4 टाइम्स N2। इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या आएगा मेरे पास, इसको 8 से काट दूं मैं, तो 8 से अगर मैं काटता हूं तो 4 टाइम्स N1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स N2। क्या इतनी क्लैरिटी है? अगर इतनी क्लैरिटी है तो क्या मैं अब लिख सकता हूं टॉर्क इक्वेशन से N1 इंटू एक्सएल इज इक्वल टू N2 इंटू 40 सेंटीमीटर। So can I write down XL की value N2 upon N1 which is 4 by 5 into 40 and that would give me 32 सेंटीमीटर। क्या इतना समझ में आ गया? यानी मेरी जो लेफ्ट वाली इंडेक्स फिंगर है वो 32 सेंटीमीटर पे आके रुक जाएगी और अब राइट वाली जो इंडेक्स फिंगर है वो मूव करना चालू करेगी फ्रॉम 40 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द सेंटर। ठीक है भाई, अगर यहां तक एकदम क्लैरिटी है तो लेट अस मूव फॉरवर्ड और समझने की कोशिश करते हैं आगे क्या होगा। अब मैं कहता हूं कि मेरी राइट वाली इंडेक्स फिंगर जो है वो मूव कर रही है। जब वो मूव कर रही है तो वो भी किसी समय पे आके रुकेगी। कहां पे आके रुकेगी? वो रुकेगी एक्स आर पे आके, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। करेक्ट। मैं थोड़ा सा फिगर को वापस से बनाया था क्योंकि पिछले पेज पे फिगर बना रखा था हम लोगों ने। सो मैं कहता हूं कि यहाँ पे मेरा सेंटर है और इस बार मेरी जो इंडेक्स फिंगर मैंने रखी हुई है वो अब इस बार यहां पर है जिसकी वैल्यू है N1 और ये डिस्टेंस अभी अभी हमने निकाली, कितनी थी भाई 32 सेंटीमीटर। अब जो मेरी सेकेंड वाली इंडेक्स फिंगर है वो कहीं मान लेता हूं मैं यहाँ पे आके रुकी होगी और ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस होगी एक्स आर। करेक्ट। तो क्या इस बार मैं कहूंगा जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है N1 पे वो काइनेटिक फ्रिक्शन N2 के बराबर हो जाएगा। राइट। तो मैं क्या लिखूंगा भाई, मैं लिखूंगा 0.4 टाइम्स N1 इज इक्वल टू 0.32 टाइम्स N2, यानी 5 टाइम्स N1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स N2, यानी कि N1 इंटू 32 इज इक्वल टू N2 इंटू XR, यानी कि XR की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 टाइम्स N1 बाय N2 विच इज अगेन 4 बाय 5। इसको मैं सॉल्व करता हूं तो आई गेट द वैल्यू एज कितनी आ जाएगी भैया, ये आ जाती है 25.60 सेंटीमीटर और यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन water is filled carefully in a glass, one can fill it to a height h above the rim of the glass due to the surface tension of the water। होता ही जब भी हम पानी को किसी वाटर जैसे सपोज कांच की ग्लास में भर रहे हैं तो हल्का सा उसके ब्रिम से भी हल्का सा ऊपर तक चला जाता है, वही बोल रहा है। टू कैलकुलेट h just before water starts flowing, model the shape of the water above the rim as a disc of thickness h having semicircular edges as shown schematically in the figure. When the pressure of water at the bottom of the disc exceeds what can be withstood due to the surface tension, the water surface breaks near the rim and water starts flowing from there. If the density of the water, its surface tension and acceleration due to gravity are given as 10 to the power 3 kg per meter cube, 0.07 and 10 meter per second respectively, the value of h needs to be calculated। अब हमें इस क्वेश्चन में काफी कुछ इंफॉर्मेशन दे दी गई है। क्या इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो टूटेगी, जो सरफेस टेंशन टूटेगी वो जनरली इस जगह पे से टूटेगी। देख लीजिए भी, तो अगर आपको ध्यान हो तो अगर सरफेस टेंशन इस जगह पे से टूटेगी तो इस जगह पे प्रेशर कितना है, इस जगह पे प्रेशर है रो इंटू जी इंटू एच। क्या ही पता है, ये एक्सेस प्रेशर है, बाहर से भी प्रेशर लग रहा है और अंदर से भी प्रेशर लग रहा है, ये है एक्सेस प्रेशर। ये किसके बराबर होगा, T इंटू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, R1 R2 क्या है देखिए हम लिखते हैं। मैं कह रहा हूं कि भाई यहां से ये जो रेडियस है दिस इज R1 और ये जो हिस्सा है ये है 2 टाइम्स R2। समझ में आया? अब R1 की वैल्यू तो बहुत बड़ी होने वाली है R2 से और R2 की वैल्यू कितनी होने वाली है भाई, h/2 होने वाली है। So can I write down rho times g into h is equal to t times R1 R2 की कंपैरिजन में बहुत बड़ा है यानी 0 प्लस 2 by h। क्या ही समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया तो कैन आई राइट डाउन रो जी एच इज इक्वल टू 2t अपॉन एच। मुझे निकालना क्या है, मुझे h निकालना है, तो h इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई 2t अपॉन रो जी का अंडर रूट। टेंशन की वैल्यू कितनी है भाई
0. सरफेस टेंशन की वैल्यू 0.07, रो की वैल्यू 10 to the power 3, इसकी वैल्यू 10 का अंडर रूट। इसको इफ आई सॉल्व कितनी वैल्यू आती है 3.74 mm, और ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है कि यहां तक एकदम क्लियर है। One end of a spring of negligible unstretched length and spring constant K is fixed at the origin. The point particle of mass m carrying a positive charge Q is attached to its other end. The entire system is kept on a smooth horizontal surface. When a dipole moment P pointing towards the charge Q is fixed at the origin, the spring gets stretched to a length L and attains a new equilibrium position. Okay. If the point mass is now displaced by slightly by delta L is very less than L, from its equilibrium position हमें निकालनी है frequency. Okay. So क्या मैं कह सकता हूं कि जब इस डाइपोल को मैं ओरिजिन पे रख रहा हूं तो इस चार्ज Q पे कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा और वो फोर्स बराबर होगा Q into E के। करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी L दूरी पे। सो कैन आई से एट इक्विलिब्रियम क्या मैं लिख सकता हूं K P अपॉन L क्यूब इज इक्वल टू K इंटू L। ये तो मेरी इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन होगी। अब मैं कहता हूं कि अगर मैंने इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया, सो आफ्टर स्ट्रेचिंग क्या होने वाला है, अगर मैं बात करूं आफ्टर स्ट्रेचिंग क्या होने वाला है, तो मैं कहूंगा कि भाई इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कौन कौन से लगेंगे। तो पहला तो लगेगा K टाइम्स L प्लस डेल्टा L माइनस ऑफ KP अपॉन L प्लस डेल्टा L का होल क्यूब इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको मैं थोड़ा सा ढंग से लिखूं तो KL प्लस K डेल्टा L माइनस ऑफ KP इंटू L प्लस डेल्टा L बाय L। क्या लिखूंगा भाई मैं यहाँ पे 1 है ना, की पावर माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू m इंटू ए। इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो आई गेट KL प्लस K डेल्टा L माइनस ऑफ KP अपॉन L क्यूब प्लस ऑफ 3 टाइम्स KP अपॉन L क्यूब इंटू डेल्टा L बाय L इज इक्वल टू एम ए। यहां से इस वाली और इस वाली को आसानी से काट सकता हूं, और क्या मैं ये भी लिख सकता हूं क्या, इस वाली को कैन आई राइट डाउन K इंटू L, और जैसे ही मैंने ये लिखता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है 3 टाइम्स K डेल्टा L इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। करेक्ट। सो क्या मैं यहां पे लिखूंगा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या लिखें भाई जल्दी बताएं। अच्छा यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ओके, सो 4K बाय M इंटू डेल्टा L। तो क्या मैं कह सकता हूं कि टाइम पीरियड जो होगा वो होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन 4k, और फ्रीक्वेंसी होगी 1 अपॉन पाई अंडर रूट ऑफ k बाय m। तो यहां से मेरे पास डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी पाई के बराबर, यानी ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे आएगी 3.14 एज द फाइनल आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मेरे पास कि कंसिडर 1 मोल ऑफ अ हीलियम गैस एनक्लोज इन अ कंटेनर ऑफ प्रेशर जिसका P1 है, वॉल्यूम जिसका V1 है। इट एक्सपैंड्स आइसोथर्मली जिसका वॉल्यूम हो जाता है 4V1 पे। आफ्टर दिस द गैस एक्सपैंड्स एडियाबेटिकली एंड इट्स प्रेशर बिकम्स 32V1। द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एंड द एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस आर W आइसो एंड W एडिया। हमें रेशियो निकालना है। तो चलिए सबसे पहला काम हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहला काम करेंगे इसका ग्राफ ड्रॉ करना। तो ये है V और ये है P। हमने कहा यहां से सबसे पहले तो हमने क्या किया, एक आइसोथर्मल कर्व बनाया, और फिर हमने क्या बनाया, फिर हमने एक एडियाबेटिक कर्व बनाया। तो लेट अस से दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज C। ये वाला कर्व जो है ये है आइसोथर्मल, और ये वाला कर्व जो है ये है कौन सा, एडियाबेटिक। करेक्ट। अब मैं कुछ वैल्यूज लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है ये वाली वैल्यू है P1, फिर यहाँ पे हमें वैल्यू अभी के लिए नहीं पता लेकिन अभी कुछ दिन पता जाएगी। ये वाली वैल्यू कितनी है, अगर ये वाली वैल्यू है V1 तो प्रेशर वॉल्यूम हो गया 4V1, और यहाँ पे कितना वॉल्यूम हो गया, ये हो गया 32V1। ठीक है। अब क्योंकि A से B आइसोथर्मल प्रोसेस है तो मैं लिख सकता हूं P at A into V at A is equal to P at B into V at B implies what? Implies pressure at B is equal to P at A क्या है P1, V at A क्या है V1,
V at B कितना है 4 टाइम्स V1, तो क्या मैं कह सकता हूं दिस इज P1 by 4, तो मैं यहां पे लिख देता हूं P1 by 4, करेक्ट। अब मैं बात करने वाला हूं एडियाबेटिक प्रोसेस की। तो क्या एडियाबेटिक प्रोसेस में PV की पर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है और मेरे पास एक मोनो एटॉमिक गैस है जो कि हीलियम है। सो कैन आई राइट डाउन PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, करेक्ट। सो मैं कह रहा हूं कि PBVB की पावर गामा इज इक्वल टू PCVC की पावर गामा। PB की वैल्यू कितनी है P1 by 4, VB की वैल्यू कितनी है 4V1 की पावर गामा। गामा कितना है भाई गामा है मेरे पास मोनोटॉमिक गैस, मोनोटॉमिक गैस का कितना होता है 5/3 इज इक्वल टू इसको क्या लिखूं प्रेशर एट सी इनटू 32V1 की पावर 5/3, करेक्ट। यहां तक एकदम क्लियर है, ठीक है भाई। प्रेशर एट सी हो जाएगा P1 अपॉन 4, अब इसको थोड़ा सा साथ साथ लिख देते हैं हम लोग। सो ये हो जाएगा मेरे पास 4 अपॉन 32 की पावर 5/3, इसको काटूंगा तो कितना बनेगा भाई, ये बनेगा 8, 8 इंटू 4 कितना होता है 32 होता है। सो कैन आई राइट डाउन दिस एज P1 अपॉन 128। देख लीजिए भाई, अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है, if everything is clear till this point, तो क्या मैं लिख सकता हूं वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर होता है nRT T1 into ln of P final sorry P initial upon P final। वैसे हम V final upon V initial भी लिख सकते हैं, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। तो this would come out to be P1 V1 into ln4, ठीक है ना, एक वैल्यू मेरे पास ये आ गई। अब सिमिलरली क्या मैं एडियाबेटिक के लिए भी लिख सकता हूं एंड दैट वुड बी इक्वल टू क्या लिखेंगे अभी PB VB माइनस PC VC अपॉन क्या लिखूं अपॉन 1 माइनस ऑफ नहीं 1 माइनस भी लिखेंगे हम, गामा माइनस 1 लिखेंगे। गामा कितना है भाई, गामा है 5/3 माइनस ऑफ 1 दैट वुड बी 2/3। सो 2/3 तो नीचे आ गया। P1 PBV यानी P1 V1 माइनस ऑफ PC VC, PC कितना है PC है P1 अपॉन 128, सो P1 अपॉन 128 इंटू V1 कितना है, V1 है 32 V1, तो ये 128 थोड़ा सा गंदा सा हो गया, 32 से काटूंगा कितना आएगा 4 आ जाएगा। सो दिस इज 4। सो मेरे पास क्या बचेगा 3/4 यानी 9/8 P1 V1। और क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा है, मुझसे रेशियो पूछा है क्वेश्चन में, राइट। सो लेट अस इजीली कैलकुलेट द रेशियो। सो हमें पता है कि वर्क डन आइसो अपॉन वर्क डन एडिया इज इक्वल टू 2 times P1 V1 ln2 divided by 9/8 P1 V1 and that comes out to be 16/9 ln2। यानी कि F की वैल्यू कितनी हो गई 16/9 हो गई, और 16/9 कितना होता है भाई, ये 1.777 आ जाएगा। तो आप चाहे तो आंसर 1.77 बोल दें या फिर 1.78 बोल दें, राउंड ऑफ करने के लिए दोनों आंसर एनटीए ने सही बोले थे। चलिए आगे बढ़े, अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है a stationary tuning fork is in resonance with an air column in a pipe. If the tuning fork is moved with a speed of 2 meter per second in front of an open end of the pipe and parallel to it, the length of the pipe should be changed from the resonance to occur with the moving tuning fork if the speed of sound in air is 320 meter per second. The smallest value of percentage change required in the length of the pipe is। अच्छा भाई, तो क्या सबसे पहले तो मुझे पता है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है NV अपॉन 2L, यानी इसको मैं क्या K कांस्टेंट अपॉन L लिख दूं थोड़ी देर के लिए, करेक्ट। अब अगर मैं मेरी ट्यूनिंग फॉर्क को मूव कर रहा हूं 2 मीटर पर सेकेंड से, तो ट्यूनिंग फॉर्क क्या है, मेरी सोर्स है, करेक्ट। सो कैन आई राइट डाउन, अगर मैं इसको F0 बोल देता हूं, सो F इज इक्वल टू F0 इंटू 320 अपॉन 320 माइनस ऑफ 2, यानी कितना हो जाएगा 320 अपॉन 318 F0, और F0 क्या है 320 अपॉन 318 इंटू K बाय L, करेक्ट। और F को क्या लिख सकता हूं K अपॉन L डैश। सो कैन आई राइट डाउन कि भाई L डैश की वैल्यू आ गई मेरे पास 318 अपॉन 320 L। बताया भाई क्या इतना क्लियर है, और अगर इतना क्लियर है तो क्या मैं लिख सकता हूं L डैश माइनस ऑफ L अपॉन L, कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा मेरे पास कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 2 अपॉन 320 अपॉन L, ठीक है। परसेंटेज चाहिए भाई मेरे को, तो इंटू 100 कर दूंगा, तो इसको सॉल्व करता हूं तो आता है माइनस ऑफ 0. कितना आएगा भैया 2 अपॉन 320 यानी 200
अपॉन 320, तो 0.625%, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज पूछी गई है तो पॉजिटिव में लिखेंगे हम लोग 0.625, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। 0.62 लिख देंगे 2 डिजिट्स में तो भी सही है, बाकी फाइनल आंसर 0.65 आ गया। ठीक है, चलिए अगले। A circular disk of radius r carries a surface charge density sigma is equal to sigma naught 1 minus r by r, where sigma naught is a constant and r is the distance from the center of the disk. A uniform electric flux through a large spherical surface that encloses the charged disk completely is phi naught. Electric flux through another spherical surface of radius r by 4 and concentric with the disk is phi. And the ratio of phi naught upon phi is, ठीक है भाई। तो हमें क्या गिवन है, हमें एक डिस्क गिवन है जिसके बारे में हमें सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट 1 माइनस आर बाय आर के हिसाब से चीजें वेरी कर रही है। करेक्ट। हमें बोला गया कि अगर हम एक स्फीयर ले लें, जिसका रेडियस है कैपिटल आर, नहीं जिसका रेडियस हमने कुछ बड़ा रेडियस है, राइट, इसको इनक्लोज कर रहा है, तो क्या हम फाई नॉट लिख सकते हैं टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस टोटल चार्ज की वैल्यू क्या होगी, इस टोटल चार्ज की वैल्यू होगी सिग्मा नॉट इंटू क्या लिखेंगे 2 पाई इंटू स्मॉल आर इंटू डी आर, सिग्मा नॉट नहीं सिग्मा, और इसका इंटीग्रेशन, तो इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो सिग्मा नॉट इंटू 2 पाई इंटू आर माइनस ऑफ आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर इंटू डी आर का इंटीग्रेशन होगा 0 से लेके कैपिटल आर तक, विच इज इक्वल टू 2 पाई सिग्मा नॉट into r square by 2 minus r square by 3 and this comes out to be कितना होता है भैया, ये हो जाएगा मेरे पास पाई सिग्मा नॉट इंटू आर स्क्वायर बाय 3। ठीक है, सो क्या मैं लिख सकता हूं कि फाई नॉट की वैल्यू जो आएगी वो आएगी पाई सिग्मा नॉट इंटू आर स्क्वायर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। क्या इतना एकदम क्लियर है? अगर इतना एकदम क्लियर है तो अगला हिस्सा क्या है, जब मेरे पास स्फीयर कितने का हो, r बाय 4 रेडियस का हो, तो जब मेरे पास स्फीयर r बाय 4 रेडियस का होगा तब मैं लिखूंगा फाई इज इक्वल टू चार्ज जो कि r बाय 4 तक होगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो चार्ज होगा r बाय 4 तक, इसके लिए कैसे लिखेंगे, लिमिट सी बदलेगी, बाकी सब चीज सेम रहने वाली है, तो सिग्मा इंटू 2 पाई r इंटू डी आर इज इक्वल टू सिग्मा नॉट इंटू 2 पाई 0 से r बाय 4 इंटू r माइनस ऑफ r स्क्वायर बाय कैपिटल R इंटू डी आर। इफ आई सॉल्व दिस फर्दर तो 2 पाई सिग्मा नॉट इंटू क्या लिखूंगा भाई r स्क्वायर बाय 2, और इसके अंदर से भी मैं 4 का स्क्वायर तो कॉमन निकाल लेता हूं, तो हाउ मच आई गेट r स्क्वायर बाय 2 माइनस ऑफ r क्यूब बाय 4 का स्क्वायर तो गया, करेक्ट। सो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास 4 इंटू 3 12, यानी ये बचेगा 12 इंटू आर, करेक्ट। इसमें से भी अगर मैं चाहूं तो 2 और बाहर निकाल लेता हूं, सो हाउ मच विल बी लेफ्ट 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 बाय 6 हो जाएगा। सो यहाँ पे था 4 का स्क्वायर, तो 2 से 2 तो खत्म, बचेगा 16 नीचे, so I get this value as pi sigma naught into r square, और यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा, है ना, अपॉन 6 यानी 16 into 6। तो यहाँ पे जो वैल्यू बन जाएगी मेरे पास क्या बन जाएगी 5 पाई सिग्मा नॉट इंटू आर स्क्वायर अपॉन 6 इंटू 16, तो 16 इंटू 6। ठीक है भाई। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे r क्यूब बाय 3 बनेगा, है ना, यहाँ पे r क्यूब बाय 3 बनेगा, 4 इंटू 3 12 होता है, 12 और 6। ठीक है भाई, चलिए तो इसको भी थोड़ा सा और ढंग से लिख देते अपन, तो क्या इसको मैं लिखूंगा 32 इंटू 3। ठीक है, अब डिवाइड करते हैं, तो फाई नॉट अपॉन 5 कितना हो जाएगा, फाई नॉट अपॉन 5 हो जाएगा मेरे पास 16 इंटू 32 होता है, तो 32 अपॉन 5 दैट वुड गिव मी कितना आ रहा है 6.40, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमने सेक्शन सी के सारा क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, अगर आपको लगता है यह वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके कलीग्स के साथ शेयर करने से उनको बेनिफिट होगा तो उसको शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसे अच्छे वीडियोस आपको जो डेली अपडेट होते हैं उनकी नोटिफिकेशन भी आते जाएं बेल आइकन प्रेस करने के बाद। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।